एक छोटे से कस्बे में शिवानी नाम की एक लड़की रहती थी। वो काफी समझदार और सुलझी हुई बच्ची थी। उसे पढ़ना लिखना और नई नई जगहों पर जाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसकी माँ के गुजर जाने के बाद शिवानी के पिता मनोज ने मनोरमा से दूसरा विवाह रचाया। नई माँ के आने के बाद शिवानी को लगा कि जैसे उसकी माँ वापस आ गई है, लेकिन ये खुशी थोड़े ही समय के लिए थी। मनोज को अक्सर काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में उन्हें शहर जाना पड़ा। मनोज के जाते ही मनोरमा शिवानी से घर का सारा काम करवाने लगी। वो उससे इतना काम करवाने लगी कि उसके पास स्कूल जाने के लिए भी समय नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ महारानी, जा जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ। जब देखो घर बैठी मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती है। पता नहीं इस मनहूस से छुटकारा कब मिलेगा। माँ, मैं अभी जाती हूँ जंगल से लकड़ियाँ लेने। पर माँ, मुझे भी स्कूल पढ़ने जाना है। मैं बहुत दिनों से स्कूल नहीं गई हूँ। क्या करेगी स्कूल पढ़ लिख कर? घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। जितना बोला गया है उतना कर, समझी? अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर शिवानी बहुत मायूस होकर जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है। जंगल से आते वक्त शिवानी को एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरे पास खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। क्या तुम अपनी कुछ लकड़ियाँ मुझे भी दे दोगी बेटा? हाँ हाँ, क्यों नहीं अम्मा। थोड़ी सी नहीं, आप सारी लकड़ियाँ ले लो। मैं अपने लिए और लकड़ियाँ ले आऊंगी। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत ही अच्छी और नेक दिल की लड़की हो। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी औरत एक परी के रूप में बदल गई। परी को अपने सामने देखकर शिवानी हैरान रह गई। बेटी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। ये लो बेटी, ये एक जादुई स्कर्ट है। इस स्कर्ट की मदद से तुम अपने मन के सारे काम इससे करवा सकती हो। और हाँ, इस स्कर्ट का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना, नहीं तो इस स्कर्ट का जादू खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर परी वो जादुई स्कर्ट शिवानी को देकर वहाँ से गायब हो जाती है। शिवानी खुशी खुशी वो जादुई स्कर्ट लेकर अपने घर वापस आ जाती है। फिर अगली सुबह शिवानी ने उस जादुई स्कर्ट को पहना। उस जादुई स्कर्ट को पहनते ही उसमें से चमकदार रोशनी निकलने लगी। ये देखकर शिवानी बहुत खुश हो गई। अब जादुई स्कर्ट की मदद से शिवानी घर का सारा काम जल्दी जल्दी करने लगी। सारा काम फटाफट होता देखकर उसकी सौतेली माँ मनोरमा भी हैरान हो गई। अब जब भी शिवानी को रास्ते में कोई भी जरूरतमंद इंसान दिखता तो वो उन लोगों की मदद करने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब शिवानी जादुई स्कर्ट की मदद से कस्बे में रहने वाले हर इंसान की मदद करने लगी। अब सभी लोग शिवानी की तारीफ करने लगे। लेकिन एक दिन शिवानी की सौतेली माँ मनोरमा को उस जादुई स्कर्ट के बारे में पता चल गया। ये देखकर मनोरमा के मन में जादुई स्कर्ट हड़पने का लालच आ जाता है। अच्छा करमजली, तो ये सब इस जादुई स्कर्ट की वजह से हो रहा है। तभी तो कहूँ, सारे काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती है तू? माँ वो मैं वो क्या? मुझे सब पता चल चुका है कि ये सब तो इस जादुई स्कर्ट की मदद से कर रही है। जल्दी से मुझे ये जादुई स्कर्ट दे दे। पर ये जादुई स्कर्ट परी ने मुझे दिया है माँ। देती है या उठाऊ डंडा? ऐसा कहकर मनोरमा वो जादुई स्कर्ट शिवानी से छीन लेती है और अपने कमरे में जाकर जादुई स्कर्ट को पहनने की कोशिश करने लगी। लेकिन अचानक वो जादुई स्कर्ट उसके हाथों से छूटकर हवा में उड़ने लगा। तभी उस जादुई स्कर्ट में से आवाज आने लगी।
लालची औरत, तूने क्या सोचा? शिवानी को डरा धमका कर तू मुझे हासिल कर लेगी? ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। अब देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। ये कहते ही वो जादुई स्कर्ट मनोरमा को हवा में उछाल देता है और उसे हवा में गोल गोल घुमाने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत घबरा जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अरे मुझे छोड़ दो तुम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये स्कर्ट शिवानी को वापस कर दूंगी और मैं शिवानी को अब कभी भी परेशान नहीं करूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। मनोरमा की ये बात सुनकर जादुई स्कर्ट ने मनोरमा को नीचे उतार दिया। एक बात याद रखना, अगर आगे से तूने शिवानी को परेशान किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए हवा में लटका दूंगी। अब तुम मेरे साथ चलो और शिवानी से अपनी गलती की माफी मांगो। उसके बाद जादुई स्कर्ट मनोरमा को शिवानी के पास ले जाती है। फिर मनोरमा शिवानी से माफी मांगती है और उस दिन के बाद से मनोरमा ने शिवानी के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया। अब वो भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाने लगी और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी। पृथ्वी से बहुत दूर परियों के लोक में मानवी नाम की एक परी अपनी सौतेली माँ सुषमा परी के साथ में रहती थी। मानवी परी की असली माँ रागिनी परी परी लोक की महारानी थी, लेकिन कुछ साल पहले वो पृथ्वी लोक कुछ काम से जा रही थी। लेकिन तब से रागिनी परी अचानक से कहीं गायब हो जाती है। मानवी परी और बाकी सभी परियां रागिनी परी को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन रागिनी परी किसी को भी कहीं नहीं मिलती। और तभी से रागिनी परी की बहन सुषमा परी मानवी परी की सौतेली माँ बनकर उसे संभालने लगी और वो परी लोक की महारानी भी बन जाती है। एक दिन मानवी परी को अपनी असली माँ रागिनी परी की बहुत याद आ रही होती है और वो कहती है, माँ आप कहाँ चली गई हो? काश आज आप मेरे पास होती माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। लेकिन आप मेरी फिक्र मत करना, सुषमा माँ मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और आज तक मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि सुषमा माँ मेरी सौतेली माँ है। इतना बोलकर मानवी परी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत सुषमा परी के पास जाकर उसे गले से लगा लेती है। तभी सुषमा परी मानवी परी से कहती है, क्या हुआ मानवी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई बेटा? तभी मानवी परी अपनी सौतेली माँ से कहती है, नहीं माँ, आप तो मेरी बहुत ही अच्छी और प्यारी माँ हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, मुझे अपनी असली बेटी की तरह प्यार करने के लिए। इतना बोलकर मानवी परी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और जाकर सो जाती है। लेकिन देर रात को मानवी परी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। फिर मानवी परी तुरंत नींद से उठकर अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि सुषमा परी महल के पीछे वाले एक बंद कमरे में जा रही है और ये देखकर मानवी परी कहती है, अरे ये कमरा तो हमेशा बंद रहता है, तो माँ फिर इस बंद कमरे के अंदर क्यों जा रही है? कहीं माँ को कोई परेशानी तो नहीं है ना? इतना बोलकर मानवी परी सुषमा परी के पीछे पीछे उस कमरे के अंदर चली जाती है। उस कमरे के अंदर एक काल कोठरी होती है। सुषमा परी उस काल कोठरी के अंदर जाकर किसी से बातें करने लगती है और ये देखकर मानवी परी तो बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि काल कोठरी में बंद और कोई नहीं बल्कि मानवी परी की असली माँ रागिनी परी होती है। अपनी माँ को ऐसे हाल में देखकर मानवी परी दुखी होकर रोने लगती है और वो चुपके से सुषमा परी की सारी बातें सुनती है। वहीं सुषमा परी रागिनी परी से कहती है, रागिनी, परी लोग की रानी बनने के लिए मैंने तुझे अब तक इस काल कोठरी में बंद कर रखा है और अब परी लोग की रानी बनकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। कुछ साल पहले जब तू गायब हुई थी
तब तेरी बेटी मानवी और बाकी सभी परियों ने तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन किसी को भी तू कहीं नहीं मिली। फिर सबको यही लगा कि तू कहीं पर गायब हो चुकी है, लेकिन किसी को भी ये पता ही नहीं चला कि तुझे गायब करने वाली मैं ही हूँ। अब तो किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ कि मैंने परीलोक की रानी बनने के लिए ये सब कुछ किया है। और हाँ, आज तो तेरी बेटी ने भी मुझे बड़े ही प्यार से गले लगाया, और अब तो वो भी मुझे तेरी जगह दे चुकी है। इसीलिए अब तू अपनी सारी उम्र इसी काल कोठरी में बंद रहना, समझी तू? रागिनी परी ये सब सुनकर सुषमा परी से कहती है, सुषमा, तू परीलोक की रानी बनना चाहती थी तो एक बार मुझे बताना था ना, मैं खुशी खुशी तुझे अपनी जगह दे देती। लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे मेरी बेटी से दूर क्यों किया? सुषमा, एक बार मुझे अपनी बेटी मानवी से मिला दे, फिर तू जो भी कहेगी मैं वही करूँगी। लेकिन सुषमा परी तो अपनी बहन रागिनी परी की कोई भी बात नहीं मानती और काल कोठरी का दरवाजा बंद कर देती है। वहीं मानवी परी अपनी माँ को ऐसे देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वहीं सुषमा परी की सच्चाई जानकर मानवी परी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अपनी माँ को उस काल कोठरी से बाहर निकालने के लिए वो सुषमा परी से कुछ भी नहीं कहती है। वहीं अगले दिन मानवी परी सुषमा परी के कमरे से चोरी से वो काल कोठरी की चाबी चुरा लेती है और फिर सभी परियों के पास जाकर उन्हें सुषमा परी की सारी सच्चाई बताती है। लेकिन इतने सालों बाद कोई भी परी उसकी बात को नहीं मानती और मानवी परी को चिल्लाकर वहाँ से भगा देती है। फिर देर रात को सुषमा परी के सो जाने के बाद मानवी परी अकेले ही चुपके से उस बंद कमरे के अंदर जाती है और वहाँ काल कोठरी का दरवाजा खोलकर अपनी माँ को वहाँ से निकालने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सुषमा परी भी आ जाती है और उन्हें देख लेती है और वो बोलती है, अच्छा, अब इतने सालों बाद तुझे भी पता चल ही गया कि तुम्हारी असली माँ भी जिंदा है। चलो, वैसे भी अच्छा ही हुआ। अब तुम दोनों माँ बेटी इसी काल कोठरी में हमेशा के लिए बंद रहना। जैसे कुछ साल पहले मैंने तुम्हारी माँ को लेकर सबसे झूठ बोला था, वैसे ही अब तुम्हारे बारे में भी बोल दूंगी और किसी को भी मुझ पर शक भी नहीं होगा। इतना बोलकर सुषमा परी अपनी शक्तियों से रागिनी परी और मानवी परी को काल कोठरी में बंद करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर परीलोक की सारी परियां आ जाती हैं और फिर सभी मिलकर सुषमा परी को उस काल कोठरी में एक पिंजरे के अंदर हमेशा के लिए बंद कर देती हैं। फिर रागिनी परी सुषमा परी से कहती है, सुषमा, मैंने हमेशा तुम्हें एक बहन का प्यार दिया, तुम्हारी हर जरूरतों का ख्याल रखा, लेकिन तुमने तो परीलोक की रानी बनने के लिए मुझे ही अपनी बेटी से दूर कर दिया और इस काल कोठरी में बंद कर दिया। सुषमा, तुमने कितनी कोशिश की कि मैं अपनी बेटी से ना मिल पाऊँ, लेकिन आखिरकार तुम हार गई और तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा भी मिल गई। अब तुम सारी उम्र इसी काल कोठरी में बंद रहना और परीलोक की रानी बनने के सपने देखती रहना। इतना बोलकर रागिनी परी, मानवी परी और बाकी सभी परियों के साथ वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद रागिनी परी अपनी बेटी मानवी परी से कहती है, बेटी मानवी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं उस काल कोठरी से बाहर निकल पाई हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी बेटी मिली है। और माँ, मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी प्यारी माँ मुझे फिर से वापस मिल गई। फिर उस दिन के बाद से रागिनी परी फिर से परीलोक की रानी परी बन जाती है और हंसी खुशी से अपनी बेटी मानवी परी के साथ में रहने लग जाती है। बहुत समय पहले की बात है। सुल्तानपुर राज्य के राजा का नाम प्रताप सिंह और उनकी पत्नी का नाम समायरा था। दोनों राजा रानी बहुत दयालु और परोपकारी थे। उनके खुद के बच्चे नहीं थे,
लेकिन वो अपने महल में काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे। एक दिन रानी समायरा राजा प्रताप सिंह से कहती हैं, सुनिए जी, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, फिर भगवान ने हमें बच्चे क्यों नहीं दिए? ऐसा कहते हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। देर से ही सही, लेकिन हमें बच्चे जरूर होंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दोनों राजा रानी प्रजा के बीच जाते हैं। वही दोनों देखते हैं कि एक जालिम औरत एक छोटे से बच्चे पर अत्याचार कर रही है। रानी उस औरत के पास जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? इस छोटे से बच्चे को घर से बाहर क्यों निकाल रही हो तुम? क्या तुम इसकी जान लेना चाहती हो? अगर तुम्हारा बच्चा होता फिर भी तुम यही करती क्या? ये लड़का गरीब है, इसीलिए ये मेरे घर में चोरी करने आया था। झूठ मत बोलो तुम जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। उसके बाद राजा वहाँ पर अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं। इतने सारे सिपाहियों को एक साथ देखकर वो औरत बहुत डर जाती है और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। रानी उस बच्चे को डरा हुआ देखकर उसको समझाते हुए कहती है, डरो मत प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारी रक्षा के लिए। भूख लगी है क्या तुम्हें? कुछ खा लो बेटा, ये लो। फिर रानी उस बच्चे को खाने के लिए खाना देती है। वो बच्चा बहुत भूखा था, इसलिए झटपट सारा खाना खत्म कर देता है। उसके बाद राजा रानी अपने महल में लौट जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और रानी समायरा गर्भवती हो जाती हैं। महल में ऐसा माहौल था कि मानो उजड़े चमन में फूल खिल गया हो। हर तरफ बस खुशियाँ ही खुशियाँ फैली थी। राजा प्रताप सिंह खुशी से अपनी रानी को कहते हैं, रानी साहिबा, मैंने कहा था ना कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब हमारे महल में भी बच्चों की किलकारी गूंजेगी। इस तरह से दोनों राजा रानी बहुत खुश होते हैं और 9 महीने बीत जाते हैं और रानी समायरा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। सारे महल में उत्सव जैसा माहौल होता है और राजा प्रताप सिंह अपने सारे राज्य में कपड़े और सोने के सिक्के बंटवाते हैं। राजा रानी की बच्ची दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और उसमें सोने का एक नूर होता है, इसलिए दोनों उसका नाम महक रखते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। एक दिन रानी समायरा अपनी बेटी महक को नदी के पास घुमाने के लिए लेकर जाती हैं। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिससे रानी का पैर फिसल जाता है और वो सीधा नदी में जा गिरती है। रानी बार बार नदी से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था। इसकी वजह से वो नदी से बाहर नहीं निकल पा रही थी। रानी बार बार कोशिश करके थक जाती है, क्योंकि उसकी मदद करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं नदी से बाहर कैसे निकलूं? वहाँ मेरी बच्ची अकेली खड़ी है और यहाँ मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हूँ। कुछ दूरी पर खड़ी छोटी सी राजकुमारी महक रानी को देख रही होती है। अपनी माँ को इस तरह मुसीबत में देखकर राजकुमारी महक भी रो पड़ती है। महक अपनी माँ को बचाने के लिए नदी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी रानी समायरा कहती है, नहीं महक बेटा, तुम यहाँ मत आना, यहाँ खतरा है। मेरी बच्ची, तुम जल्दी से महल में चली जाओ। अपनी माँ के मना करने के बाद महक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है और रानी समायरा संघर्ष हार जाती है
और नदी में बहते बहते बहुत दूर तक चली जाती हैं। महक भागते भागते महल में जाती हैं और अपने पिता को रोते हुए सारी बातें बताती हैं। पिताजी, माँ नदी में बह रही है, आप जाओ और उन्हें अभी के अभी लेकर आओ। माँ के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी पिताजी। राजा अपने सिपाहियों के साथ नदी के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें रानी समायरा कहीं भी नजर नहीं आती है। राजा बहुत देर तक रानी को ढूंढते रहते हैं, लेकिन रानी कहीं भी नहीं मिलती। राजा निराश होकर अपने महल वापस लौट आते हैं। तभी राजकुमारी पूछती हैं, पिताजी, आप माँ को लेने गए थे ना, फिर माँ कहाँ है? पिताजी, मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए मुझे माँ के हाथों से ही खाना खाना है। राजा राजकुमारी को कोई भी जवाब नहीं देते हैं और उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। महल में हर तरफ उदासी छा गई थी। राजा प्रताप सिंह कुछ दिनों तक उदास रहते हैं, लेकिन वो खुद को समझा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ महक का रो रो कर बुरा हाल था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर राजा प्रताप सिंह दूसरी शादी करने का फैसला करते हैं। कुछ ही दिनों बाद राजा प्रताप सिंह गायत्री नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेते हैं और उसे महल में ले आते हैं। राजा राजकुमारी महक से कहते हैं, राजकुमारी महक, ये आपकी नई माँ है बेटा। आज से ही आपका ध्यान रखेंगी। क्या सच में? ये नई माँ मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगी? मुझे मारेंगी तो नहीं ना? तभी गायत्री बोलती है, नहीं नहीं राजकुमारी, मैं आपको बिल्कुल माँ जैसा प्यार दूंगी। आपका पूरा ख्याल रखूंगी मैं। कुछ दिनों तक गायत्री राजकुमारी महक से बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन उसके बाद वो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। गायत्री समय से राजकुमारी महक को खाना नहीं देती थी और उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। यहाँ तक कि गायत्री अपने काम भी राजकुमारी महक से ही करवाती थी। एक दिन गायत्री राजा से कहती है, राजकुमारी महक तो बहुत ही शरारती हैं। यहाँ सारा दिन महल में उछल कूद करती रहती हैं। इनकी वजह से तो मैं सो भी नहीं पाती। राजकुमारी मेरी एक बात भी नहीं सुनती हैं। गायत्री की बात सुनकर राजा राजकुमारी से कहते हैं, राजकुमारी, अपनी माँ की बात सुना करो बेटा। ये जो बोलती हैं, आपके अच्छे के लिए ही तो बोलती हैं। राजा के वहाँ से जाने के बाद गायत्री राजकुमारी महक को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। राजकुमारी महक चुपचाप ये सब सहन कर रही होती है। कुछ देर बाद महक बोलती है, पिताजी तो कह रहे थे कि आप मेरी माँ हो और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी, लेकिन आप कैसी माँ हो? मेरी माँ मुझे कभी नहीं मारती थी, वो तो मुझे हमेशा अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। अगर मैं कोई गलती करती थी तो वो मुझे माफ भी कर देती थी। तुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है ना? हाँ, आ रही है। रोज आती है मुझे अपनी माँ की याद। ठीक है, मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा देती हूँ। वहाँ तुझे माँ का असली प्यार मिलेगा। इसके लिए तुझे मरना पड़ेगा। इतने में एक आवाज आती है और वो आवाज रानी समायरा की होती है। मेरे जीते जी मेरी बच्ची का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राजकुमारी महक पीछे मुड़कर देखती है और अपनी माँ को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। माँ, आप आ गई माँ, मेरी माँ आ गई। आप इतने दिनों तक कहाँ थी माँ? मेरी प्यारी बच्ची, मैं मौत के जबड़े में जाकर वापस आई हूँ। उस दिन एक मछुआरे ने मुझे बचा लिया था। मैं कुछ दिन तक उसके घर में ही थी और उसी ने मेरा इलाज करवाया था। अब आप आ गई हो ना माँ?
अब हम फिर से हंसी खुशी से रहने लगेंगे। तभी वहाँ पर राजा प्रताप सिंह आते हैं। महल के मंत्री और राजा के करीबी राजा को गायत्री की असलियत के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से राजकुमारी महक से बुरा व्यवहार करती है और दिन रात उससे बहुत काम करवाया करती है। गायत्री वहीं चुपचाप से सर झुकाकर खड़ी रहती है। मेरी बच्ची, मुझे सारी असलियत के बारे में पता चल चुका है। अब आपको सौतेली माँ का नहीं बल्कि अपनी असली माँ का प्यार मिलेगा। राजकुमारी महक अपनी माँ को फिर से पाकर खुशी से नाचने लगती है। उस दिन के बाद से फिर से महल में सब कुछ ठीक हो जाता है और सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बरसाना नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा सूर्य सिंह ने 2 शादियाँ की हुई थी और उनकी 2 बेटियाँ थीं। लेकिन उनकी दूसरी पत्नी राधिका बहुत ही चालाक और एक लालची औरत थी। फिर एक दिन राधिका धोखे से अपनी सौतन के खाने में जहर मिला देती है और वो खाना खाते ही रानी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ राज्य के वैद्य को लालच देने के लिए सोने के सिक्के देकर चालाकी से राधिका उसे अपनी तरफ कर लेती है और फिर राज्य का वैद्य राजा से झूठ कह देता है कि उनकी पत्नी की मौत एक खतरनाक बीमारी के कारण हुई है। इस तरह राधिका के गुनाहों पर पर्दा पड़ जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अब राजा की दोनों बेटियां जवान हो जाती हैं। लेकिन फिर एक दिन युद्ध में लड़ते लड़ते राजा की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। राजा के मरते ही राधिका के मन में लालच आ जाता है और वो अपनी बेटी अमीषा को रानी बनाने का सपना देखने लगती है। लेकिन राज्य के मंत्रियों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो दोनों राजकुमारियों में से काबिल राजकुमारी को ही राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे। जब ये बात राधिका को पता चली तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी अमीषा को इस राज्य की रानी बनाकर ही रहूंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे राजकुमारी नायरा को रास्ते से हटाना होगा। फिर एक दिन राधिका चाय में जहर मिलाकर राजकुमारी नायरा के पास ले जाती है। आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए इस खास मौके पर मैंने तुम्हारे लिए ये खास चाय बनाई है। अरे वाह, ये चाय तो बहुत खुशबूदार है। राधिका माँ, ऐसी चाय आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखी। ये एक बहुत ही खास चाय है जो सिर्फ राजघराने के लोगों के लिए ही बनाई जाती है। इसे मैंने बहुत दूर से मंगवाया है। इतना कहकर राधिका चाय के गिलास बेड पर रखकर वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी ही देर के बाद राजकुमारी नायरा वो चाय पी लेती है। लेकिन चाय पीते ही उसे उल्टियाँ होने लग जाती हैं, जिस वजह से जहर उसके शरीर से बाहर निकल जाता है और उसकी जान बच जाती है। अपनी चाल को नाकामयाब होता देखकर राधिका बहुत नाराज हो जाती है। लगता है इस नायरा की बच्ची को खत्म करने के लिए मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। माँ, तुम ये काम मुझे सौंप दो। मैं एक जादूगर को जानती हूँ जो काला जादू करने में माहिर है। मैं इस नायरा को चूहिया बनाकर अपने पिंजरे में कैद कर लूंगी। उसके बाद इस नायरा के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर राधिका बहुत ही खुश हो जाती है। फिर अगले दिन दोनों माँ बेटी राजकुमारी नायरा को बहला फुसलाकर पास के एक खतरनाक जंगल की ओर ले जाती हैं। राधिका माँ, आप मुझे ये कहाँ लेकर आ गई हैं? ये जगह तो बहुत ही वीरान और डरावनी लग रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। अरे बेटा, डरो मत, बस थोड़ी दूर और यहाँ पर हमारे कुल देवता का एक बहुत ही पुराना मंदिर है।
उनके दर्शन करके हम लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही दूर जाते ही उनके सामने शेरा जादूगर आ जाता है और शेरा जादूगर राजकुमारी नायरा को अपने जादू से रस्सियों से बांधकर उसे अपनी गुफा में लेकर जाने लगता है। शेरू, अब इस नायरा की बच्ची को जल्दी से चूहिया बनाकर इसे पिंजरे में बंद कर दो। नहीं नहीं, इस लड़की को जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि इसे चूहिया बनाकर बिल्ली को खिला देना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। इससे इसकी कहानी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप दोनों मुझे जान से क्यों मारना चाहती हो? मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना अमीशा। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्योंकि अगर तुम जिंदा रही तो मैं कभी भी रानी नहीं बन पाऊंगी। इसीलिए तेरा मरना बहुत जरूरी है। देखो, मुझे सिंहासन का कोई भी लालच नहीं है। तुम शौक से रानी बन सकती हो। बस मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अरे, तूने हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। और वैसे भी रहम किस चीज को कहते हैं हमें तो पता भी नहीं है। और मैंने ही तुम्हारी माँ को भी जहर देकर मारा था, समझी तू? चलो माँ, अब बातें बहुत हो गई। अब इसको जान से मारने का समय आ गया है। उसके बाद शेरा जादूगर राजकुमारी नायरा को अपनी शक्ति से एक चूहिया के रूप में बदल देता है और वहाँ पर एक बिल्ली को भी प्रकट कर देता है। चल बिल्ली, जल्दी से इस चूहिया को खाकर इसका काम तमाम कर दे। बिल्ली जैसे ही नायरा को खाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वहाँ पर पड़ोसी राज्य का एक राजकुमार पहुँच जाता है, जो कि गुफा के बाहर से सब कुछ देख रहा था और वो अपनी तलवार से बिल्ली की गर्दन काट देता है। मैं यहाँ पर शिकार करने आया था। अच्छा हुआ कि मैंने ये सब कुछ देख लिया। चल, अब जल्दी से इस राजकुमारी को वापस इंसान के रूप में बना दे, वरना मैं अपनी तलवार से तेरी भी गर्दन काटकर अलग कर दूंगा। राजकुमार की धमकी सुनकर शेरा जादूगर घबरा जाता है और वो राजकुमारी नायरा को फिर से इंसान बना देता है। फिर राजकुमार दोनों माँ बेटी और जादूगर को राजकुमारी नायरा के महल में लेकर जाता है और मंत्रियों को सारी बात बता देता है। फिर वो लोग दोनों माँ बेटी और उस जादूगर को महल के तहखाने में कैद कर देते हैं। ऐसे ही समय बीतने लगता है और राजकुमारी नायरा और राजकुमार बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और राजकुमारी नायरा और राजकुमार को राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों राजा रानी बनकर हंसी खुशी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।